तो आज मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कितना इम्पोर्टेंट है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कभी कभी 100 में से 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से होते हैं। कभी कभी मान लीजिए कि किसी साल 100 में से केवल एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, तो वो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। हाईली टेक्निकल चैप्टर है, समझ पर आधारित है, बिल्कुल कंसेप्चुअल। तो समझ पर आधारित है। तो किताबों से पढ़कर नहीं समझ में आएगा, रटना इसमें कुछ भी नहीं है। केवल क्या रटना है ये बता दूंगा, और वो रेट होते हैं जो कि याद रखने होते हैं, और वो रेट चेंज होते रहते हैं, तो उसको भी रटकर कोई फायदा नहीं है। तो हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है, किताबों से पढ़कर समझ में नहीं आएगा। जब तक टीचर उदाहरण देकर ना समझाए तब तक पल्ले नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है, आपको क्लास में बने रहना है। तो सुनिए, जो चैप्टर है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्लिक सिस्टम। तो चैप्टर है मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति या फिर मौद्रिक व्यवस्था। मौद्रिक व्यवस्था। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति या मौद्रिक व्यवस्था, मॉनेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि मौद्रिक नीतियां हैं क्या, और किसी भी देश में ये किसकी जिम्मेदारी होती। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी देश में मौद्रिक नीतियां या मौद्रिक व्यवस्था उस देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो भारत में ये जिम्मेदारी आरबीआई की है। हम कहने को कह तो देते हैं कि ये आरबीआई की जिम्मेदारी है, वास्तव में भारत में मौद्रिक नीतियां मौद्रिक नीति समिति बनाती है। वास्तव में भारत में मौद्रिक नीतियां मौद्रिक नीति समिति बनाती है, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है आगे इसी चैप्टर में। लेकिन वो जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें आरबीआई के गवर्नर को मिलाकर 6 सदस्य होते हैं। जो मौद्रिक नीति समिति है उसमें आरबीआई के गवर्नर को मिलाकर 6 सदस्य होते हैं, और इस मौद्रिक नीति समिति का नेतृत्व आरबीआई का गवर्नर ही करता है। और नीतियों में जो भी परिवर्तन होता है उसको मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरबीआई का गवर्नर ही पढ़ता है। तो इसलिए हम ये आज भी कह सकते हैं कि भारत में मौद्रिक नीतियां आरबीआई की जिम्मेदारी है, क्योंकि मौद्रिक नीति समिति का नेतृत्व भी आरबीआई का गवर्नर ही करता है। वो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। तो मौद्रिक नीतियां हैं क्या? देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह, ये मौद्रिक व्यवस्था है। मुद्रा का प्रवाह कितना होगा कितना नहीं होगा, ये मौद्रिक व्यवस्था है। तो हम कह सकते हैं कि मौद्रिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह से संबंधित है। मौद्रिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह से संबंधित है।
तो वो नीतियां जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, उन नीतियों को मौद्रिक नीतियां कहते हैं। वह नीतियां जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, उन नीतियों को मौद्रिक नीतियां कहती हैं। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह मतलब कि तरलता ज्यादा हो जाए तो उसको कम कर दिया जाए। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाए अर्थात तरलता कम रह जाए तो मुद्रा का अतिरिक्त प्रवाह सुनिश्चित कर दिया जाए। तो ये मौद्रिक नीति है। तो मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही क्यों है? हम मुद्रा के प्रवाह को कम या ज्यादा क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे उद्देश्य है। जब भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होता है तो उपभोक्ता के हाथ में ज्यादा धनराशि पहुंचती है। इससे उपभोग बढ़ता है और इस बढ़े हुए उपभोग के कारण मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम करना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उपस्थित जो अतिरिक्त धनराशि है उसको सोख लेती है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त धनराशि उपस्थित है उसे सोख लेती है। ठीक इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो तो ऐसे में उपभोक्ता तक कम धनराशि पहुंचेगी। तो जब उपभोक्ता के हाथ में धनराशि कम होगी तो इससे उपभोग प्रभावित होगा और जब उपभोग प्रभावित होगा तो इससे उत्पादन भी प्रभावित होगा और जब उत्पादन नीचे आएगा तो सकल घरेलू उत्पाद नीचे आएगा और सकल घरेलू उत्पाद का नीचे आना अर्थात आर्थिक समृद्धि का नीचे आना। तो अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा का प्रवाह कम हो, तरलता यदि कम हो तो ऐसे में आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। तो जब मुद्रा का प्रवाह कम होगा जिससे आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी तो इन्हीं नीतियों के माध्यम से आरबीआई या किसी भी देश की केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करने का प्रयास करेगी। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करने का प्रयास करेगी। तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक देश की केंद्रीय बैंक क्या करती है? एक देश की केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करती है कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा का प्रवाह है वो पर्याप्त हो, न ज्यादा हो न कम हो। मुद्रा का प्रवाह उतना हो जितने की आवश्यकता है। मुद्रा का प्रवाह उतना हो जितने से आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और मुद्रास्फीति भी नियंत्रण से बाहर न जाए। तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक यह तय करती है कि उपभोक्ता को कितनी धनराशि ऋण के रूप में किस ब्याज दर पर प्राप्त होना चाहिए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक देश की केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता को कितनी धनराशि किस ब्याज दर पर प्राप्त होनी चाहिए। तो जो मौद्रिक नीतियां हैं उनके तीन उद्देश्य कहे जा सकते हैं। एक उद्देश्य मौद्रिक नीतियों के माध्यम से हम मुद्रास्फीति को नीचे लाते हैं। दूसरा उद्देश्य मौद्रिक नीतियों के माध्यम से हम आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करते हैं। और तीसरा उद्देश्य
मौद्रिक नीतियों के माध्यम से हम घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में जो विनिमय दर है उसको स्थिर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि $1 80 रुपए का, 82 रुपए का, 83 रुपए का। कभी डॉलर मजबूत होता है, कभी कमजोर होता है। सुना या पढ़ा तो होगा ही होगा। तो ये विनिमय दर कैसे तय होता है, ये विनिमय दर कैसे परिवर्तित तो होता रहता है, ये जो एक्सचेंज रेट है ये कैसे तय होता है, ये कैसे परिवर्तित तो होता रहता है, इस एक्सचेंज रेट का, इस विनिमय दर के परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये लाभकारी है कि इससे क्षति पहुंचती है, रुपए का मजबूत होना अच्छा है कि रुपए का कमजोर होना अच्छा है, ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल साधारण तरीके से समझेंगे। पूरे का पूरा कंसेप्ट आप लोगों की उंगलियों पर होगा। तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से हम इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अब मौद्रिक नीतियां अप्रैल के महीने में भारत में जारी होती हैं और हर 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा होती है। तो जैसे अप्रैल पूरा, फिर मई पूरा, फिर जून में इनकी समीक्षा होगी, जून पूरा, जुलाई पूरा, फिर अगस्त में इनकी समीक्षा होगी। तो हर 2 महीने पर मौद्रिक नीतियों की समीक्षा होती है, इन नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है और फिर तय किया जाता है कि मौद्रिक नीतियां जो थी उनको वैसे ही छोड़ दिया जाए या इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए। तो ये एक प्रैक्टिस है। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्थिति एकदम अचानक से गंभीर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई 2 महीने तक वेट करेगी, वो नीतियों को कभी भी परिवर्तित कर देगी, वो नीतियों को कभी भी परिवर्तित कर देगी। दूसरी बात, आरबीआई को या मौद्रिक नीति समिति को कैसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की दशा क्या है, उनको कैसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है या कम है। तो इसके लिए वो सूचकांकों का और आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में सीपीआई कंबाइंड, जो सीपीआई सम्मिलित है, उसको आरबीआई प्रमुख सूचकांक मानती है मुद्रास्फीति की गणना के लिए। तो सीपीआई कंबाइंड के आंकड़े जारी होते हैं और अगर उसमें यह दिखता है कि मुद्रास्फीति बहुत तीव्र गति से भाग रही है तो आरबीआई यह निष्कर्ष निकालती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है। और यदि मान लीजिए कि साथ ही साथ सकल घरेलू उत्पाद के जो आंकड़े पब्लिश होते हैं उसमें यह दिख जाए कि सकल घरेलू उत्पाद भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे आरबीआई कंक्लूड कर लेती है, निष्कर्ष निकाल लेती है कि भैया इधर समृद्धि भी बहुत तेजी से हो रही है और इधर महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है। अब समस्या क्या होती है कि समृद्धि आज नहीं तो कल भी हो जाएगी, लेकिन महंगाई अगर बढ़ जाती है और गरीब के पहुंच से अनिवार्य वस्तुएं बाहर चली जाती हैं तो ये ज्यादा कष्टकारी है। तो ऐसी स्थिति में हम आर्थिक समृद्धि के साथ समझौता करके भी मुद्रास्फीति को नीचे लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समृद्धि कल भी हो जाएगी, लेकिन अगर एक गरीब भूखा मर जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है और इस कारण से ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करने का प्रयास किया जाता है, मुद्रा के प्रवाह को कम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि मान लीजिए कि जो
सीपीआई कंबाइंड के आंकड़े हैं वो यदि दर्शाते हैं कि मुद्रास्फीति बहुत धीमी गति से बढ़ रही है और साथ ही साथ जो जीडीपी है वो भी बहुत धीमी गति से बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक आरबीआई यह निष्कर्ष निकालती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम है, जिसके कारण न तो आर्थिक समृद्धि हो पा रही है और मुद्रास्फीति भी नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई अतिरिक्त मुद्रा प्रवाहित करने का प्रयास करती है। तो जो आंकड़े होते हैं, जो सूचकांक होते हैं, उन्हीं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि करना क्या है। अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त धनराशि सोखी जानी है या फिर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करनी है। तो ये मौद्रिक नीतियां हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हमें बाल्टी से पानी निकालना है या कुएं से पानी निकालना है या नदी या तालाब से पानी निकालना है, तो हम किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं ना। जैसे बाल्टी से पानी निकालने के लिए हम मग का प्रयोग करते हैं, लोटा ग्लास का भी प्रयोग हो सकता है, चुन्नू का भी प्रयोग हो सकता है ना। कुएं से पानी निकालने के लिए आप चुन्नू का प्रयोग नहीं कर सकते, चम्मच का प्रयोग भी नहीं कर सकते, मग का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, बाल्टी और रस्सी चाहिए ही होगी। तो इसका मतलब कि पानी निकालने के लिए भी हमें उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है, और अगर कहीं पानी डालना है तो उसके लिए भी तो उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है, उसके लिए भी उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था में भी हमें अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करनी होगी और अर्थव्यवस्था से यदि हमें अतिरिक्त धनराशि सोखनी होगी, तो उपकरणों का प्रयोग होगा। उपकरणों का प्रयोग होगा क्योंकि आरबीआई के पास भी कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है कि उसने घुमाया पैसा गायब और फिर उसने घुमाया पैसा हाजिर। तो आरबीआई उपकरणों का प्रयोग करती है अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करने के लिए भी और अर्थव्यवस्था से जो अतिरिक्त धनराशि है उसको सोखने के लिए भी। तो इन उपकरणों को हम मौद्रिक नीतियों का उपकरण कहते हैं। इन उपकरणों को हम मौद्रिक नीतियों का उपकरण कहते हैं। तो समझाऊंगा, बताऊंगा कि मौद्रिक नीतियों के उपकरण होते क्या क्या है, लेकिन अभी तक जो भी समझाया उसमें कोई डाउट, कुछ ऐसा जो कि ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। जो आरबीआई मौद्रिक नीतियों में उपकरणों का प्रयोग करती है या किसी भी देश की केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीतियों में उपकरणों का प्रयोग करती है, वो उपकरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं मौद्रिक नीतियों के, वे सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, पारंपरिक उपकरण। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, पारंपरिक उपकरण। और दूसरे को हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल, मतलब गैर पारंपरिक उपकरण। तो पारंपरिक उपकरण, गैर पारंपरिक उपकरण, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये उपकरण दो प्रारूपों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, पारंपरिक, गैर पारंपरिक।
ये जो पारंपरिक उपकरण है, इनका प्रयोग आरबीआई निरंतर करती रहती है, या किसी भी देश की केंद्रीय बैंक निरंतर करती रहती है। इनका प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां असामान्य हो जाती है। जैसे युद्ध की दशा, वो एक असामान्य परिस्थिति है, या फिर रिसेशन की दशा हो, जिसको कि मंदी कहते हैं, वो एक असामान्य परिस्थिति है, या फिर कोविड क्राइसिस हो, वो भी एक असामान्य परिस्थिति है ना। तो असामान्य परिस्थितियों का सामना हम असामान्य तरीकों से ही कर सकते हैं, सामान्य तरीकों से नहीं कर सकते। तो जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं, तब पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग होता है, और ये पारंपरिक उपकरण प्रभावी भी होते हैं। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। असामान्य परिस्थितियों में जो पारंपरिक उपकरण है, वो प्रभावहीन हो जाते हैं। तो जब पारंपरिक उपकरणों का प्रभाव नहीं दिखता है, जब वे प्रभावहीन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश की केंद्रीय बैंक गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करती है। ऐसी स्थिति में किसी भी देश की केंद्रीय बैंक गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करती है। तो ये जो गैर पारंपरिक उपकरण है, जिनका प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में होता है, इनके तीन प्रमुख उदाहरण हैं। एक है हेलीकॉप्टर ड्रॉप, जिसको कि हेलीकॉप्टर मनी भी कहते हैं। दूसरा है हेलीकॉप्टर हूवर, दूसरा है हेलीकॉप्टर हूवर। और तीसरा है नकारात्मक ब्याज दर, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, नकारात्मक ब्याज दर। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप या मनी, हेलीकॉप्टर हूवर, और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मतलब नकारात्मक ब्याज दर। तो ये तीन अलग अलग उदाहरण हैं गैर पारंपरिक उपकरणों के। अब देखिए, सुनने में जो नाम है वो थोड़े खतरनाक से हैं। आपको भी लग रहा होगा कि कहां मौद्रिक नीतियों में अमित सर हेलीकॉप्टर उड़ाने लगे, है ना। तो ये केवल सुनने में खतरनाक से, समझने में नहीं। समझ में आएगा, बशर्ते क्लास में बने रहना है और जगे रहना है। तो समझाऊंगा मैं, समझना आपको। तो ये गैर पारंपरिक उपकरण हैं जिनका प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में एक केंद्रीय बैंक करती है। असामान्य परिस्थितियों में एक केंद्रीय बैंक करती है। अब देखिए, ये जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो पारंपरिक उपकरण हैं, इनको हम फिर से दो प्रारूपों में वर्गीकृत करते हैं। इनको हम फिर से दो प्रारूपों में वर्गीकृत करते हैं। एक कहलाते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। हिंदी में मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में मात्रात्मक उपकरण। और दूसरे कहलाते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, गुणात्मक। तो ये मात्रात्मक और ये गुणात्मक।
मात्रात्मक और गुणात्मक। तो दोनों मिलकर पारंपरिक उपकरण कहलाते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि भारत में आरबीआई पहले मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग करती है। जब मात्रात्मक उपकरण असफल होते हैं, उनका प्रभाव नहीं देखा जा पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग करती है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण दोनों का प्रयोग साथ भी होता है। दोनों का प्रयोग साथ भी होता है। तो दोनों का प्रयोग साथ साथ चलता रहता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण, इन दोनों का प्रयोग साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। और दोनों मिलकर पारंपरिक उपकरण कहलाते हैं। जब इन दोनों का प्रभाव नहीं देखा जाता है, जब दोनों प्रभावहीन हो जाते हैं और परिस्थिति असामान्य होती है, तो ऐसी स्थिति में गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग होता है। तो यहां तक समझ में आया कि मौद्रिक नीतियों के उपकरण होते हैं, टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उन्हीं उपकरणों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह जो है वो नियंत्रित किया जाता है, या तो बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। ये जो उपकरण होते हैं ये पारंपरिक और गैर पारंपरिक होते हैं। गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग तब होता है जब पारंपरिक उपकरण प्रभावहीन हो जाते हैं। तो जो गैर पारंपरिक उपकरण है वो असामान्य परिस्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। अब जो पारंपरिक उपकरण है उन्हें हम दो प्रारूपों में वर्गीकृत करते हैं, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। तो मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग अलग अलग भी हो सकता है, दोनों का प्रयोग साथ भी हो सकता है। तो ये जो मात्रात्मक उपकरण है, ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो भारत में प्रयोग होते हैं वो 8 हैं। वो 8 7 है, 7 हुआ करते थे। 8 कीजिए उसको, 8 कीजिए। नीचे 8 है, ऊपर शायद सेंटेंस में 7 लिखा हुआ है। वो एक्चुअली 8वां जुड़ा है और नीचे मैंने एडिट करवा दिया, ऊपर बंदे ने एडिट नहीं किया। मुझे लगा कि वो खुद से कर चुका होगा, क्योंकि जब मैंने 8वां ऐड करवाया तो कायदे से एडिट हो जाना था। तो 8 कीजिए इसको, ठीक है। कई किताबों में भी जो आखिरी वाला है ना वो आपको नहीं मिलेगा, किताबें अपडेट हुई नहीं होंगी। तो जो अंतिम वाला है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पिछले साल ही लागू हुआ है और पिछला साल अभी अभी गया है ना। तो 8 उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग भारत में होता है। एक है सीआरआर, इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में इसको कहते हैं नगद आरक्षी अनुपात। नगद आरक्षी अनुपात। लेकिन आप इंग्लिश वाला टर्म भी याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है, दोनों याद रखना है। दूसरा है एसएलआर, यह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
इसको हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात या सांविधिक, सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक तरलता अनुपात भी कहते हैं। तो वैधानिक तरलता अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात, सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन खुली बाजार की प्रक्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन खुली बाजार की प्रक्रियाएं। चौथा है बैंक दर, बैंक रेट। पांचवा है रेपो दर, रेपो रेट, रेपो दर, रेपो रेट। छठा है रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। सातवां है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फैसिलिटी जिसको कि सीमांत स्थायी सुविधा भी कहते हैं हिंदी में, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जो आठवां है, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, उसको एसडीएफ कहते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब एसडीएफ को अभी तक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के नाम से ही जाना जा रहा है। हिंदी में ट्रांसलेशन एज सच अभी कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा तो ऑफिशियली ये अभी भी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ही है। तो ये 8 अलग अलग उपकरण भारत में यूज होते हैं मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के उद्देश्य से। फिर से सुनने में खतरनाक से ही, लेकिन समझने में उतना खतरनाक नहीं है, और समझ में आएगा तय है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, तो समझ में आएगा, मैं समझा ले जाऊंगा। और आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको समझना ही है, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और खूब बनते हैं, तो समझना ही है। ठीक।